नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना रामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोरोनिल को कोविड-19 का इलाज बताकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब बाबा रामदेव को 3 दिनों के भीतर ऐसे सभी बयान, विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने होंगे जिनमें कोरोनिल को कोविड का इलाज बताया गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश देने की चेतावनी भी दी दी है। आपको बता दें, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में दायर उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें बाबा रामदेव पर कोविड काल में एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ बयान देने और कोरोनिल को इलाज बताकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को कोरोनिल के लिए सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था, इलाज का नहीं। ऐसे में कोविड का इलाज बताना गलत है और जनता को गुमराह करने जैसा है। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि यदि 3 दिन में ये सामग्री नहीं हटाई गई तो फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किए जाएंगे कि वे कंटेंट हटाएं। कोर्ट ने यह भी जोड़ा है कि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसे झूठे दावों से दूर रखा जाए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज मंगलवार को सोने की कीमत ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर लिया है। यह पहली बार है जब गोल्ड ने मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार करते हुए नया इतिहास रचा है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी राजनीति के उतार चढ़ाव का असर अब सीधे भारतीय बाजार पर दिख रहा है। मंगलवार को सोने की कीमतों ने नया मुकाम हासिल किया है। 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की दर पर पहुंचते ही बाजार में हलचल तेज हो गई है। इस तेजी के पीछे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना और वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता बड़ी वजह मानी जा रही है। निवेशकों की नजर अब गोल्ड पर टिक गई है, जिससे मांग और दाम दोनों बढ़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उछाल संभव है। ऐसे में निवेशक सतर्क रहें और सोच समझकर फैसला लें। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ट्रांसफर नीति की मंजूरी दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी बड़ा संशोधन किया गया है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व की सुरक्षा, IT कॉन्क्लेव, टेलीकॉम सेक्टर में निवेश और किसानों के लिए बोनस जैसे फैसले भी बैठक हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति मिली है, जिसके तहत 1 से 31 मई तक प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में स्थानांतरण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या और निकाह योजना में बदलाव करते हुए अब एक आयोजन में 11 से 200 जोड़ों तक को शामिल करने की अनुमति होगी और 49,000 की राशि प्रति जोड़े को मिलती रहेगी। वन्यजीव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य में 9 टाइगर रिजर्व में 145 करोड़ की लागत से सुरक्षा और विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे हादसे पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश में टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में 27 मई को इंदौर में IT कॉन्क्लेव आयोजित होगा, जिसमें 500 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। किसानों के लिए बड़ी राहत की बात करें तो गेहूं उपार्जन के अंतर्गत 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया गया है। 5 मई तक 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिसमें 12,000 करोड़ का निवेश होगा और 5,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके, इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है और ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12,000 करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गेहूं उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। इसमें जो हमारा समर्थन मूल्य है 2425, उसके बाद जो 175 रुपये बोनस का जोड़ा गया, 2600 रुपये में किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उपज को खरीदी केंद्रों में पहुंचाया है और ऐसी उम्मीद है कि 5 मई तक जो टारगेट है 60 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। किसानों के खातों में 10,562 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है।
ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए। इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। 27 अप्रैल को इंदौर में MP टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी। IT के सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद IT सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उस दृष्टि से यह जो कॉन्क्लेव होगा ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के देहांत पर भी 22 से 24 अप्रैल तक 2 दिन का प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा, इसका निर्णय लिया है। ट्रांसफर पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी, लाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। तो रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर, जहां संघ लोक सेवा आयोग ने 2024 के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल की टॉपर शक्ति दुबे रही हैं, जिन्होंने पहले पायदान पर कब्जा किया है। कुल 1009 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया है, जिनमें IAS, IPS और अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होगी। UPSC CSE 2024 के फाइनल रिजल्ट में शक्ति दुबे ने टॉप किया है, जबकि हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस साल कुल 1009 कैंडिडेट्स का चयन किया गया है, जिनमें 335 सामान्य वर्ग, 318 OBC, 160 SC, 87 ST अभ्यर्थी शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति दी जाएगी। UPSC का यह परिणाम उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने इस कठिन परीक्षा को पास किया। UPSC CSE 2024 का फाइनल रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।